नमस्कार, मैं संकेत आवटे। एक्चुअली मार्केट आज भी ऑल टाइम हाई के आसपास ही नजर आ रहा है। मार्केट एकदम फ्लैट है। ओपनिंग थोड़ी सी गैप डाउन हो चुकी थी। मैंने बोला था आपको कि मार्केट में इतनी ज्यादा बड़ी मूव्स आने की संभावना बहुत ज्यादा कम है, क्योंकि मार्केट जब भी एक बड़ी रैली कवर कर देता है और उसके बाद में राउंड फिगर लेवल पे आ जाता है, तब वो बहुत शांति से काम करता है। अगर आपने आज का लाइव ट्रेडिंग कम्युनिटी कोर्स ज्वाइन किया होगा तो आपको पता होगा कि सुबह मैंने क्या बोला था और क्या हुआ मार्केट में। सेम सारी मूवमेंट वैसे ही हुई है। कोई बड़ा अपसाइड और डाउनसाइड नजर नहीं आ रहा है। दिन ऐसे ही कटेगा, मैंने ऑलरेडी बोल रखा था। 2 दिन इसीलिए मैंने लाइव सेशन नहीं लिया था, उसका भी रीजन मैंने आपको बोला था। कल थोड़ी संभावना है मार्केट में एक ट्रैक्शन मिलने की, देखते हैं, एक्सपेक्टेशन है, बट उसमें भी प्रोबेबिलिटी मुझे कम नजर आ रही है, क्योंकि मेरे हिसाब से ये पूरा वीक शांति से व्यतीत होने वाला है। रीजन बिहाइंड दैट कि मार्केट में ऐसी कोई तगड़ी न्यूज पॉजिटिव और नेगेटिव बिल्कुल नहीं आ रही है। नेगेटिव तो कुछ भी नहीं चल रहा है, क्योंकि ग्लोबल मार्केट में अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा लास्ट 2-3 दिन से कोई एकदम ऐसी बड़ी चीज नजर नहीं आ रही है। उसके साथ साथ एफआईआईज लगातार 3 दिनों से मार्केट में सेल कर रहे हैं। उसका मतलब डीआईज बाय कर रहे हैं, नए इन्वेस्टमेंट्स आ रहे हैं, इसीलिए मार्केट एक स्टेबल जोन में नजर आ रहा है। जब एफआईआईज डीआईज दोनों बाय करने लग जाएंगे और रिटेलर भी बाय करने शुरू हो जाएंगे, तब मार्केट में एक तगड़ी रैली हमें देखने मिल सकती है। अब फेड का आउटकम क्या होगा उसके बारे में बात करनी होगी। बीओजे, उसके साथ साथ बीओई मतलब बैंक ऑफ इंग्लैंड वगैरह, ये जो भी है, उसके साथ साथ बैंक ऑफ जापान वगैरह है, उनके भी डिसीजंस हमें देखने पड़ेंगे। वो बाकी थे। बैंक ऑफ जापान का न्यूज आज सुबह सुबह आ चुका है। उन्होंने बोला है कि 17 सालों में पहली बार उन्होंने रेट हाइक कर दी है। 0.25% से, मतलब 25 बेसिस पॉइंट से उन्होंने अपना रेट हाइक कर दिया है। अब सारे लोग चौंक गए, भाई साहब, सारे दुनिया में रेट कट की बात हो रही है और तुम रेट बढ़ाने की बात कर रहे हो। इन्होंने रेट सीधा 25 बेसिस पॉइंट से बढ़ा दिया है। सबसे बड़ी नेगेटिव चीज अभी मार्केट में चल रही है। इतना होने के बावजूद भी कोई भी नेगेटिव इंपैक्ट अभी सीधा मार्केट पे होता हुआ बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा है। कोई भी बड़ी बात किसी को ये लग नहीं रही है, क्योंकि जापान अगर कर देता है, चलो इतना बड़ा इंपैक्ट नहीं होगा, बिकॉज अमेरिका फेड 2 महीने में रेट कट कर सकता है। एक तो सितंबर में और दिसंबर में पॉलिटिकल प्रेशर बहुत ज्यादा है, सो 2 बार रेट कट होने के चांसेस अब नजर आ रहे हैं। हम फेड की बात कर रहे हैं या यूएस की बात कर रहे हैं। वैसे देखा जाए तो इंडियन मार्केट में भी वॉलेटिलिटी एक्सपेक्टेड थोड़ी थी एनालिस्ट के हिसाब से, बट मुझे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था वॉलेटिलिटी में, क्योंकि रीजन मैंने ऑलरेडी आपको बोल दिया है वीडियो के शुरुआत में ही। इनका मानना यह था कि सेबी ने बहुत सारे रूल चेंज कर दिए हैं, एफएनओ पे बहुत ज्यादा तंज कस दिया है इन्होंने, इसीलिए एफएनओ में ट्रेडिंग कम हो जाएगी, एफएनओ में प्रॉब्लम हो जाएगा, वॉल्यूम कम हो जाएगा, ब्ला ब्ला ब्ला, सारी चीजें चल रही थी। बट मेरे हिसाब से जो मेजर्स लिए जा रहे सेबी की तरफ से, ये बिल्कुल भी रिटेलर के हिसाब से फायदे का सौदा नहीं है। उनका मानना यह है कि हमने 4 मेजर्स ऑलरेडी ले लिए, अब एसटीटी वगैरह बढ़ा दिया, टैक्सेशन में वाट लगा दी, इसीलिए उनको लगता है कि रिटेलर इन्वेस्टमेंट कम कर देगा, बट ये इलॉजिकल मूव्स है। उसके साथ साथ और उन्होंने 7 डिसीजन ऐसे लिए हैं कि उनको लगता है कि इससे और मार्केट में इंपैक्ट आएगा और रिटेलर का पार्टिसिपेशन कम हो जाएगा। अब रिटेलर का पार्टिसिपेशन इनको क्यों कम करना है? क्योंकि उनके हिसाब से 100 में से 70 रिटेल इन्वेस्टर्स पैसा गवा देते हैं, ये भी हम मान रहे हैं। उसके साथ साथ 50 से 60 हजार करोड़ का एवरेज लॉस इनका होता है। इसका मतलब है कि रिटेलर बहुत ज्यादा पैसा गवा रहे हैं। अब एक चीज मुझे आपसे पूछनी है कि हर एक सेक्टर में रिस्क है। यहां तो 30% प्रॉफिटेबल ट्रेडर नजर आ रहे हैं। अगर मैं पूछूं एमपीएससी में कितने लोग सिलेक्ट होते हैं, यूपीएससी में कितने लोग सिलेक्ट होते हैं, गवर्नमेंट की जो आप स्पर्धा परीक्षा लेते हो उसमें कितने लोग पास होते हैं, या कोई भी इन जनरल आप ले लो, जो लोग इंजीनियर बन जाते हैं, कितने लोग इंजीनियरिंग की डिग्री लेने के बाद बड़ी सैलरी हासिल करते हैं, एमएनसीज में जॉब करते हैं। आपके सामने भी एक इंजीनियर बैठा है। तो सिंपल मेरा सवाल यही, हर एक क्षेत्र में जाओ, कितने लोग एमबीबीएस में एडमिशन ले पाते हैं, आईआईटी आईआईएम में एडमिशन ले पाते हैं? बहुत कम लोग यार। तो उससे कई ज्यादा एक्यूरेसी या कई ज्यादा सक्सेस रेशियो स्टॉक मार्केट में है। अब इसका मतलब तुम लोग घर बार बेच के इन्वेस्टमेंट करने के लिए आ जाओ या ट्रेड करो, सट्टा लगाओ, ये भाई साहब मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं। मैं एक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा हूं। नो डाउट लोग लॉस कर रहे हैं, मैं भी आपको 100 बार चिल्ला चिल्ला के बोलता हूं, भाई साहब बड़ा पैसा मत लगाओ ट्रेडिंग में। इन्वेस्टिंग करना है ना, जितना लगा सकते हो लगाओ। देखो बहुत तगड़ा मार्केट ग्रो हो रहा है। हमने जिनके जिनके इन्वेस्टमेंट करे हैं ना,
लोग टूटे पड़े, मतलब ऑफिस पे बार बार कॉल आ रहे और बढ़ाओ और बढ़ाओ। लोगों को पता चल रहा है कि भाई साहब ये अब शेर के मुंह को खून लग चुका है, अब वो रुकेंगे नहीं। क्योंकि मार्केट जो 10 साल आगे आने वाले ना, कम से कम, मुझे बिल्कुल ये नहीं बोलना है कि 50 साल इंडिया के वगैरह वगैरह वगैरह, सिर्फ हवा में बातें नहीं हो रही है, कंस्ट्रक्टिव काम भी हो रहा है, इंडिया को ग्रो करने पे फोकस हो रहा है। कल बहुत सारी बातें मैंने उसके ऊपर करी थी, एक बार कल का वीडियो जाके देख लेना, सबको समझ में आ जाएगा कि जेन्युइनली इंडिया में क्या चल रहा है। और कुछ चीजें झूठी बताई जा रही है, उसके बारे में भी मैंने क्लियरली बोला था। अब मैं आपको थोड़ा अप्रिशिएट करना चाहता हूँ, आपने बहुत अच्छे कमेंट किए, आपने मेरे व्यू को बहुत अच्छा माना, आप उसके साथ सहमत भी हो, मुझे वो देख के अच्छा लगा। और ऐसे वीडियो जब, चलो उसको व्यूज कम आए कोई दिक्कत नहीं है, बट आप अप्रिशिएट करते हो ना तो मजा आ जाता है, मैं खुश हो जाता हूँ। बस इतनी चीजें हमें चाहिए। सो जो 7 नियम इन्होंने नए इंप्लीमेंट करे हैं उनमें क्या है कि रैशनलाइजेशन ऑफ ऑप्शन स्ट्राइक, अब स्ट्राइक प्राइस की लिमिट बढ़ाई जा सकती है। उसके साथ साथ अपफ्रंट कलेक्शन ऑफ ऑप्शन प्रीमियम, जो कि पहले कभी कर ही नहीं रहे थे। मतलब जीरोधा एंजल अपस्टॉक मुझे आके बोल रहे थे कि भाई तू ट्रेड कर, पैसे की जरूरत नहीं अपफ्रंट, जब तेरे पास पैसे आ जाएंगे ना तब दे देना। ऐसे हो रहा था, किसी को बोला है किसी ब्रोकर ने, पैसा नहीं है क्या, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ही ट्रेड मारो, जब आ जाएगा तब दे देना। मैं कहाँ भागे जा रहा हूँ, तुम कहाँ भागे जा रहे हो, ऐसा हुआ है क्या? नहीं है। तो अब क्या बोला है कि अपफ्रंट कलेक्शन, अरे भाई अपफ्रंट ही होता है, पैसा नहीं है तो डिमैट खोलने नहीं देते। और क्या, मतलब क्या बोलूं और मैं। उसके बाद रिमूवल ऑफ कैलेंडर स्प्रेड बेनिफिट ऑन एक्सपायरी, कैलेंडर स्प्रेड का जो बेनिफिट था वो हटा देंगे। मतलब हद हो रही है, जितना हेज करोगे वो सब ये बंद करेंगे। नेकेड पोजीशन बाय करने के लिए लोगों को ये मजबूर करने वाले, देख लेना ये जितने भी एक्शंस लेंगे ना, इनको ऑप्शन का पता नहीं है, इन्होंने कभी काम नहीं किया है। 2-4 बूढ़े लोग बैठ के डिसीजन लेंगे, जिनको ऑप्शन क्या होता है ना वो ट्रेडर है। भाई साहब जो मैं बोल रहा हूँ, जेन्युइनली बोल रहा हूँ, ये जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं ना ये लोग पागल है। और ये सब हमको मिलके बना रहे हैं, क्या बुद्धू बना रहे हैं। इतनी ज्यादा डीप में मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूँ। समझ लेना यार दिक्कत कहाँ पे है। देखो ऑप्शन बाइंग करके लोग पैसा कमा रहे हैं, तो बाइंग पे फोकस करना भाई, क्यों फालतू में सेलिंग के ऊपर फोकस कर रहे हो। ऑप्शन सेलिंग में लोग प्रॉफिटेबल है, अच्छा पैसा कमा रहे हैं। इन्होंने ये बायफरगेट करना चाहिए कि ऑप्शन बाइंग हेजिंग से कितने लोग प्रॉफिटेबल हैं और ऑप्शन नेकेड बाइंग से कितने लोग प्रॉफिटेबल है, सो दैट दे विल गेट टू नो कि एक्चुअल फैक्ट क्या है। ऐसे ही जेंडर, शादी के बाद अच्छा प्रॉफिट होता है, बिना शादी वाले लोगों का प्रॉफिट नहीं होता है। मतलब ये जिस लेवल का एनालिसिस चल रहा है, अब थोड़े दिन के बाद बोलेंगे कि जो लोग सुबह उठ के भगवान को नमस्कार करते हैं उनका ही प्रॉफिट हो रहा है, जो लोग नहीं करते उनका नहीं हो रहा है। ऐसा भी एक डाटा आ जाएगा। थोड़ा टेक्निकली इसमें घुसना पड़ेगा, जड़ तक घुसना पड़ेगा और एक्शन लेना पड़ेगा। तुम फालतू की टैक्सेस बढ़ाओगे और ज्यादा मरेगा वो बंदा जो लोग ट्रेड कर रहे हैं, उनका तुम फायदा नहीं कर रहे हो, बहुत ज्यादा नुकसान करवा रहे हो। ये सब सारी चीजें ना सेबी को जेन्युइनली सोचनी चाहिए। आपको क्या लगता है एक बार मुझे बोल देना। मिनिमम कॉन्ट्रैक्ट साइज के ऊपर उनका बात हो रहा है कि जो भी 5-10 लाख अभी लगते हैं उसको सीधा 25-30 लाख, 20 लाख, 30 लाख कर देंगे। रैशनलाइजिंग एक्सपायरी जो डेली एक्सपायरी है, आज वेडनेसडे है तो आज भी एक्सपायरी है, कल भी है, परसों भी है, अब सैटरडे संडे भी एक्सपायरी डाल देंगे तो काम खत्म हो जाएगा। वो भी चल रहा था ना उनका, वो डिस्कशन कौन कर रहा था, वही लोग कर रहे थे। सेबी बोल रहा था कि सैटरडे संडे ऑन रखते, 24 आवर्स मार्केट खुला रखते। अब धीरे धीरे उनके दिमाग में आ रहा है कि भाई साहब कुछ हम गलत सोच रहे थे, बिकॉज सिर्फ उनको पैसा मिल रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि कस्टमर का नुकसान करो और ये अपना धंधा बढ़ाओ। उसके साथ साथ रैशनलाइजिंग एक्सपायरी हो ही गई, उसके साथ साथ एक्सपायरी कॉन्ट्रैक्ट मार्जिन एक्सपांशन, एक्सपायरी के नजदीक के कॉन्ट्रैक्ट जो भी है ना उनके मार्जिन बढ़ाने की ये कोशिश करेंगे। मतलब होता यह है कि जब भी एक्सपायरी आती है ना तो प्रीमियम 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए, 50 पैसा हो जाता है। हमें क्या लगता है ना 1 रुपए का 200 रुपए तो हो ही जाएगा। तो भाई साहब 1 का 200 होने के लिए, 100 होने के लिए, मल्टी बैगर होने के लिए, कभी कभार आपने देखा होता है कोई दोस्त आके बोलता है भाई मैंने बोला था ना तुमको आज मार्केट बढ़ेगा, बढ़ गया, 1 से सीधा 100 रुपए हो गया, 100 गुना पैसे बढ़ जाते। तो ये कभी कभार होता है और अपना नसीब इतना अच्छा नहीं है कि हम वहीं पे हीरो जीरो बन जाए, बिल्कुल नहीं होता है। सो ये जो स्टेप है ना ये बढ़िया है कि आप बोल दो प्रीमियम जो भी है 10 रुपए हो, कोई दिक्कत नहीं, आपको 200 रुपए के हिसाब से ही पैसा एज अ इन्वेस्टर इन्वेस्ट करना होगा या प्लेज करना होगा, या उतनी अमाउंट आपको देनी होगी, उतना कैपिटल आपके पास होना चाहिए। दैट इज द ग्रेट सोल्यूशन, कोई दिक्कत नहीं है। बट बाकी जो सॉल्यूशंस आपने निकाले हैं वो मतलब देखना पड़ेगा क्या होगा उससे। बट होगा ये, बीएसई हो, एंजल वन हो, मोतीलाल ओसवाल हो, आईआईएफएल हो, बहुत सारे लिस्टेड कंपनीज है जो लिस्टेड कंपनीज में बोल रहा हूँ जो कि स्टॉक मार्केट रिलेटेड काम करती है, उनका थोड़ा सा इम्पैक्ट हो सकता है इससे, वो थोड़ा देखना पड़ेगा। ट्रेडिंग
कम हो जाएगा ऐसे आपको लगता है क्या? एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। मेरे हिसाब से इससे इल्लीगल डब्बा ट्रेडिंग वगैरह बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि कोई भी बंदा बैठ जाएगा। अब एक केस मैं आपको बता देता हूँ, समवेयर अराउंड 300 या 500 करोड़ का लेटेस्ट स्कैम है 2-3 दिन पहले, मुझे वो याद नहीं आ रहा है। ऐसे ही वो ब्रोकर बन गया। कोई भी आप में से कोई भी उठ गया, ब्रोकर बन गया, उसने ऐप बना लिया, वेबसाइट बना ली, बहुत सारा लोगों का पैसा लिया, उनका डुबा दिया, गायब। वो तो सेबी में रजिस्टर्ड भी नहीं था। जैसे कि अगर आपको चेक चेक करना है, फॉर एग्जांपल मैं बता देता हूँ, मैं संकेत आउटे यहाँ पे बैठ के बात कर रहा हूँ, सच में सेबी रजिस्टर्ड है क्या? जो अब बात करने के लिए सेबी रजिस्ट्रेशन की बिल्कुल जरूरत नहीं होती, ये दिमाग में पहले कंसेप्ट क्लियर कर लो। मैं अगर किस चीज के बारे में बात कर रहा हूँ, जरूरत नहीं है। जब मैं आपको रिकमेंडेशन दे रहा हूं, अगर मैं आपको बोलता हूं कि सर आप मेरे पास आके इन्वेस्ट करो, स्टॉक मार्केट में करो, म्यूचुअल फंड में करो, मैं आपको एडवाइस दूंगा कहां पे बाय करना है, कितना बाय करना है, कैसे करना है, इसके लिए सेबी का रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। कोर्स लेने के लिए भी सेबी का रजिस्ट्रेशन बिल्कुल जरूरी नहीं है। सिखाने के लिए सेबी का रजिस्ट्रेशन बिल्कुल जरूरी नहीं है। किस चीज में जरूरत है? अगर आप वहां पे पैसा मार्केट में इन्वेस्ट करोगे तभी जरूरत है। यहां तक आपको चीजें क्लियर है? अब वो भी अलग अलग लाइसेंस होते हैं, थोड़ा नॉलेज होना चाहिए आपको, इसीलिए बोल रहा हूँ। अब जाके सेबी की वेबसाइट होती है, सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर ऐसा सर्च कर लेना, सीधा लिंक आ जाएगी, या डिस्क्रिप्शन में मैं आज लिंक डाल देता हूँ, मेरे टीम मेंबर को भी बोल देता हूँ। जैसे उस लिंक पे क्लिक करोगे, मेरा नाम डाल देना, संकेत आउटे फिनटेक प्राइवेट लिमिटेड, अपनी रजिस्टर्ड कंपनी वहां पे आपको दिख जाएगी। सो इस प्रकार से ये होता है। दो कंपनियां हमारी रजिस्टर्ड है, अलग अलग कंपनियां जो अलग अलग बिजनेस में काम करते हैं, अलग अलग वर्टिकल में काम करते हैं। संकेत आउटे फिनटेक प्राइवेट लिमिटेड में मैं ही डायरेक्टर हूँ, एमडी हूँ, मैं ही सारी चीजें देखता हूँ। सो दैट समझने वाली बात यह है कि कम से कम हमें पता होना चाहिए कि सेबी की प्रोसेस होती क्या है। अब इसे होगा ये कि कुछ स्टॉक को इम्पैक्ट होगा ऐसे लग रहा है, बट मेरे हिसाब से कोई बड़ा इम्पैक्ट होने की संभावना नहीं है, क्योंकि मेजर कुछ फर्क तो पड़ने वाला नहीं है। अदानी एनर्जी एक बहुत बड़ी न्यूज है, क्यूआईपी आ रहा है उनका $1 बिलियन का, 8,000 करोड़ का। मई 2024 में अदानी ग्रुप ने पावर सेगमेंट में 12,500 करोड़ रेज करने के लिए अप्रूवल लिया था, बट उसके बाद और पोटेंशियल बायर्स की उन्होंने लिस्ट ढूंढी थी, जिसमें जीक्यूजी पार्टनर थे, अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी थी, मुझे लगता है कतार इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी थी, बहुत सारे लोग ये थे। बट अभी उसमें से 8,000 करोड़ उनको रेज करने हैं, और थोड़ा बाकी बाद में वो रेज करेंगे ऐसे मुझे लग रहा है। सो हिंडनबर्ग के बाद ये स्टॉक की अभी तक रिकवरी होते हुए मुझे बिल्कुल नहीं नजर आ रही है। 75% आज भी स्टॉक डाउन है। 116 पी रेशो इसका अभी नजर आ रहा है, क्योंकि ऑलरेडी कंपनी ने लॉस बुक किया है। रिजल्ट इतना बढ़िया तो मुझे नहीं लग रहा है। उसके पीछे रीजन मैं आपको बता देता हूं। उन्होंने पावर जनरेशन हो, ट्रांसमिशन हो, डिस्ट्रीब्यूशन में हो, मेजर लॉस ले लिया है, इस वजह से उनका लॉस नजर आ रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन उनका ड्रॉप हो चुका है। अदानी ग्रुप अगर आप देखो तो पावर बिजनेस में मेजर फंड रेज कर रहे हैं। पावर में उनको पता है कि पावर इज द फ्यूचर, इसलिए वो पावर जनरेशन में मेजर एक्सपेंशन कर रहे हैं, और एक्सपेंशन के आगे जाके बहुत बड़े प्लान्स भी है। दो आईपीओ के बारे में भी मुझे बात करनी है, जिसका नाम है सेगल इंडिया लिमिटेड, जो कि ओपन होने वाला है 1 अगस्त को, कल ही ओपन होने वाला है। बहुत सारे कमेंट भी आ रही थी कि सर एक्चुअली करना क्या है। इशू प्राइस है 1252 करोड़ का, उसके साथ साथ 1.71 करोड़ शेयर्स यहाँ पे हमें नजर आ रहे हैं। आईपीओ बैंड है 380 से लेके 401 तक का। कंपनी करती क्या है? इंफ्रा में काम करती है, कंस्ट्रक्शन कंपनी है, रोड्स, फ्लाईओवर, ब्रिज, रेलवेज, टनल, हाईवेज, एक्सप्रेसवेज, सारी चीजें इस कंपनी की अंडर आती है, या इन सेक्टर्स में या इन क्षेत्र में कंपनी काम करती है। बट समझने वाली ये सिंपल बात है कि ओवरऑल इस सेक्टर के बारे में बुलिशनेस बहुत ज्यादा है। ओवरऑल मार्केट अप ट्रेंड में है, ओवरऑल लोगों को पैसा मार्केट में इन्वेस्ट करना ही है। सो मेरे हिसाब से ये ओवर सब्सक्राइब्ड होना ही चाहिए। ओला का भी आईपीओ आने वाला है 2 अगस्त को। ओला के बारे में थोड़ी बातें बतानी बहुत ज्यादा जरूरी है। जिस प्राइस में अभी लेटेस्ट कुछ इन्वेस्टर ने इन्वेस्टमेंट करी है ना, उनका पैसा भी रिकवर नहीं होने वाला है, पता है आपको। क्योंकि जब भी आईपीओ आता है उसके पहले जो भी इन्वेस्ट करते हैं लोग, उसके ऊपर लिस्टिंग होता है। मतलब फॉर एन एग्जांपल, अगर मैं 500 रुपए से कोई कंपनी के शेयर्स लेता हूं, तो लिस्टिंग होते वक्त कंपनी 600, 700, 1000, 1500, 2000 में लिस्ट होती है। पेटीएम के बारे में आपको पता ही होगा, कैसे लिस्ट हुई थी, क्या हुई थी, राइट। तो वैसे केस में होता यह है कि अब ओला में लेटेस्ट जो कुछ लोगों ने इन्वेस्टमेंट करी है, उनसे 20% लॉस में ये लिस्ट हो रहा है। अब कई बड़े क्रिकेटर्स ने यहाँ पे इन्वेस्ट करी है, कुछ एक्टर्स के भी इसमें पैसा है। अख्तर साहब का भी पैसा इसमें 2 करोड़ समथिंग लगा हुआ है, बट उनको जो गेन मिल रहा है वो 26%, 24% ऐसा कुछ मिल रहा है। सो इतना सारा मेहनत करने के बावजूद भी उनका गेन कितना हो रहा है?
24%। समझने वाली बात है, हमारे इन्वेस्टर को रिटर्न चल रहे हैं 40, 50, 60, 110% तक लास्ट ईयर के। तो समझा करो इन्वेस्टमेंट कहाँ करनी है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि सर आप तो बोरिंग इन्वेस्ट बताते हो, म्यूचुअल फंड में करो, स्टॉक में करो, ऐसे करो वैसे करो। आप ऐसा कुछ बताओ ना, पेनी स्टॉक दे दो, 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में, 1 साल में, 2 साल में हम रिस्क लेने के लिए तैयार हैं, 10 गुना बढ़ जाए। भाई साहब नहीं होता है। ट्रेडिशनल वे से भी अगर आप इन्वेस्ट करते हो ना, बहुत तगड़ा कॉर्पस बन सकता है। मैं जेन्युइनली एक चीज सोच रहा हूं, अगर आप इंटरेस्टेड है तो मुझे बताना। 2 सिटीज अभी हमने सोची है, कोल्हापुर और पुणे। मैं फिजिकली आपको बताऊंगा कि भाई साहब ये वर्क कैसे होता है। अगर आपको सीखना है प्लीज मुझे बताना। मैं कभी भी बहुत बड़े बड़े चार्जेस नहीं लेता, सिंपल याद रखना। मैं सोच रहा हूँ कि 100 रुपए एंट्री फीस रखूँ इसको, क्योंकि जेन्युइन लोग आने चाहिए। अब 100 रुपए में होता यह है कि आपको जो रिफ्रेशमेंट दी जाती है, कोल्ड ड्रिंक्स दिया जाता है, कुछ खाने की चीज़ें दी जाती है, वो 100 रुपए से भी ज़्यादा महंगी होती है। एक्चुअली लाखों में खर्चा हमें करना पड़ता है वहाँ पे। वो मैं करूँगा, मेरे साइड से करूँगा, मैं रेडी हूँ, मैं स्पेंडिंग कर सकता हूँ आपके लिए। 2-3 लाख जाए चलो ठीक है, मैं मेरे कोल्हापुर वाले लोग और ज़्यादा सीख जाएंगे, मेरे पुणे वाले लोग और ज़्यादा सीख जाएंगे। मल्टीपल लोकेशंस में आऊँगा। अगर आपको जेन्युइनली लगता है कि अगले महीने में एक कोल्हापुर और पुणे की बैच कवर करूं, जिसमें 4-5 घंटा बैठ के मैं आपको समझाऊंगा कि मार्केट कैसे चलता है भाई साहब, कैसे इन्वेस्ट करना है, कोर्स वगैरह बेचूंगा नहीं, पहले से ही समझ लेना। अदरवाइज वहां पे आके पूछने का नहीं सर ट्रेडिंग कैसा करना है, बिल्कुल भी नहीं। इन्वेस्टिंग के बारे में बात करूंगा, माइंडसेट क्या होना चाहिए, कैसे पोलियो ग्रो करना है, कैसे नेक्स्ट लेवल तक जाना है, आपके क्वेश्चंस लूंगा, आपकी क्वेरीज कवर करूंगा। आपकी फैमिली अगर कर्जा में डूबी है तो वो बाहर कैसे निकलना है, और बढ़िया से इन्वेस्टिंग करके इन्वेस्टमेंट कैसे और बढ़ानी है, एक बड़ा पैसा आने वाला है इन्वेस्ट करके रेगुलरली इनकम कैसे कमाना है, हर महीना कुछ पैसे चाहिए तो वो कैसे आप कमा सकते हो, हर एक चीज के बारे में मैं बोलने वाला हूँ। इसलिए अगर आपको वो चाहिए तो प्लीज कमेंट करके बताना, एस सेमिनार लिख सकते हो या एस भी लिख सकते हो। अगर बहुत ज़्यादा बिजी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, उससे मुझे पता चलेगा। कम से कम 1-1 हज़ार लोग मैं बुलाऊंगा वहाँ पे। मुझे पता है 10,000 20,000 एप्लीकेशन ऐसे आ जाएंगे, बट सॉरी फॉर दैट, मैं सिर्फ 1,000 लोगों को सिलेक्ट करने वाला हूँ। कोल्हापुर में मेरे पास कैपेसिटी मुझे लगता है 800 लोगों की है, सो मैं 800 लोगों को सिलेक्ट करूंगा। सिर्फ 100 रुपये हम 99 रुपीज़ एंट्री फी रखेंगे उसमें, क्योंकि होता यह है जब हमने 2 सेशन फ्री में करे थे पहले, तो लोग बोल देते हैं और पैसा तो दिया नहीं है इसीलिए आते ही नहीं है। सो कम से कम 99 रुपीज़ दिया है तो सीरियस लोग तो उसको सीरियसली लेंगे ना। लास्ट टाइम हुआ ये कि 30-40% लोग आए नहीं। इससे हुआ ये कि जो लोग जेन्युइनली आना चाहते थे उनको हमने मना कर दिया, और 30% लोग ऐसे आए नहीं, तो फायदा उनको भी नहीं हुआ, आपको भी नहीं हुआ। सो ऐसे नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए मैं ये सोच रहा हूँ, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो अगले महीने में वो प्लान मैं कर दूंगा। ओला का और एक पंगा चल रहा है मैप माई इंडिया के साथ। अब उनका इन्होंने एपीआईज लिए थे, उसके साथ साथ इंटीग्रेशन किया था, उनका मैप सिस्टम ये यूज कर रहे थे, उससे उनका कोडिंग इन्होंने चोरी कर लिया, ऐसे उनका आरोप है, मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ। और उससे उन्होंने खुद की एक सर्विस बना ली, ओला मैप्स, राइट। और वो ओला मैप्स खुद के लिए भी बना ली और दूसरों को भी वो फ्री में बांट रहे हैं। अब फ्री में बांट के टेस्ट करने के लिए बोल रहे हैं और बाद में उनसे चार्ज भी लेने वाले हैं। ओला बढ़िया चल रहा है, बट देखते हैं आगे जाके क्या करेंगे। बट मेरे हिसाब से ठीक ठाक है चीजें, कोई दिक्कत नहीं। ईवी वाला सेगमेंट है इसीलिए ये भी चर्चा में रहेगा। सेम वो कंस्ट्रक्शन वाला है वो भी चर्चा में रहने ही वाला है। स्टॉक के रिजल्ट आ चुके हैं, Q1 के रिजल्ट है, वीबीएल का रिजल्ट आ चुका है। वीबीएल में एक माइनर 5% का करेक्शन हमें नजर आ रहा है, डरने वाली बिल्कुल बात नहीं है। वीबीएल में आज भी फ्रेश एंट्री में लेता हूं डंके की चोट पे, सो दैट वीबीएल इज अ ग्रेट कंपनी। रिजल्ट देखो भाई साहब, 7,200 करोड़ का धंधा कर चुके हैं, 7,200 ऑल टाइम हाई। क्वार्टर ऑन क्वार्टर जबरदस्त, ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। ईयर ऑन ईयर ऑलमोस्ट 1.5 गुना हो चुका है। जबरदस्त ग्रोथ है। तो ऐसी ग्रोथ वाली कंपनी को बिल्कुल भी नेगेटिवली देखना नहीं चाहिए। 1,200 करोड़ प्लस इनका इनकम है, नेट प्रॉफिट में बात कर रहा हूं, जबरदस्त ग्रोथ है। सो बिल्कुल भी उसमें डरने वाली बात है नहीं। इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अगर आप देखो ना तो 28% है भाई साहब, मतलब वो भी ऑल टाइम हाई चल रहा है, सब कुछ हाई पे चल रहा है। अब एक चीज देखो, स्टॉक नीचे क्यों आ रहा है, सिंपल है। जब भी पॉजिटिव न्यूज आती है ना, बहुत सारे लोग बाय करने के लिए दौड़े चले जाते हैं। जब भी लोग दौड़े चले जाएंगे बाय करने के लिए, तब जिसको एग्जिट लेनी है बड़ी क्वांटिटी में वो एग्जिट ले लेता है। क्योंकि समझो जिसको एक 10 लाख क्वांटिटी माल बेचना है तो उसके लिए बायर भी चाहिए ना,
तो जब ऐसी न्यूज आती है तो बायर चले जाते हैं, तो उस वक्त ये लोग सेल कर देते हैं, वही चल रहा है, बाकी कोई बड़ी डरने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। गेल का भी रिजल्ट आ चुका है, क्रिस गेल की बात नहीं कर रहा हूं मैं, अपनी गेल इंडिया लिमिटेड की बात कर रहा हूं। उनका रिजल्ट आ चुका है, 34,000 करोड़ प्लस इनका सेल्स है, जो भी जबरदस्त सेल्स है, मैं मान रहा हूं। ईयर ऑन ईयर खतरनाक ग्रोथ है, प्रॉफिट में भी जबरदस्त ग्रोथ है, 3,180 करोड़ का नेट प्रॉफिट हमें नजर आ रहा है, जो कि जबरदस्त है। मतलब फिलहाल अभी जो चल रहा है 2021 में वगैरह उनका प्रॉफिट अच्छा रहता था, अब थोड़ा कम हो रहा था, मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 2%, 8%, 10% के रेंज में था। अब एक साल 1.5 साल के बीच में उन्होंने सबसे तगड़ी ग्रोथ दिखाई है, 14% की ग्रोथ है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन सीधा 14% पे जा चुका है। इसका मतलब स्टॉक भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है बिकॉज ऑफ दिस न्यूज। इंडस टावर का भी रिजल्ट अपने हाथ में आ चुका है, 7,300 करोड़ प्लस इनका सेल्स है, जो कि ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर ठीक ठाक ग्रो हो चुका है। एकदम जबरदस्त बोल नहीं सकते, बट ग्रोथ अच्छी खासी नजर आ रही है। 1900 करोड़ का नेट प्रॉफिट है, दोनों पे आंकड़े बहुत अच्छे हैं। स्टॉक ऑलरेडी ग्रोइंग फेज में है, बट रिजल्ट उनका अच्छा है, प्रॉफिट अच्छा हुआ है, इसलिए उनका स्टॉक का पी भी कम आ चुका है, 17.6 के आसपास उनका भी पी नजर आ रहा है। इसका मतलब कोई भी डरने वाली बात वहां पे बिल्कुल भी नहीं है। वीपीएल में और एक इंपॉर्टेंट न्यूज ये है कि वो स्प्लिट होने वाला है 1:2। उसके साथ साथ मतलब आपके पास एक शेयर है तो आपके डीमैट में 2 दिखेंगे, आधा हो जाएगा शेयर प्राइस, उसके साथ साथ डिविडेंड मिलेगा 1.5 रुपए का। दोनों इंपॉर्टेंट चीज है, इसीलिए स्टॉक मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा गिरना चाहिए। डिक्सॉन का भी रिजल्ट आ चुका है, 169 पी रेशो है भाई साहब, स्टॉक फिर से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, 6,500 करोड़ का सेल्स, 140 करोड़ का प्रॉफिट, बढ़िया रिजल्ट है, मतलब ऑलमोस्ट डबल हो चुका है ईयर ऑन ईयर, ग्रोथ खतरनाक चल रही है। इसलिए स्टॉक को हेवी पी देके लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, बिकॉज मुझे लगता है आने वाले 1 साल में ये पी भी बहुत अच्छे लेवल पे एडजस्ट हो जाएगा। महाराष्ट्र को 81,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट मिलने वाली है। लिथियम आयन बेस्ड के अलग अलग प्रोजेक्ट आएंगे, ईवी के प्रोजेक्ट आएंगे, सेमीकंडक्टर के प्रोजेक्ट आने वाले हैं। महाराष्ट्र का विकास अब हो सकता है, बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में बताना, वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब भी करना। धन्यवाद। स्टे ट्यून एंड स्टे पॉजिटिव।